हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ 3 पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 8 का पाठ 3 पढ़ेंगे, प्रकृति एवं मनुष्य। प्रकृति एवं मनुष्य पाठ 1 का हम लोग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पार्ट 2 का भी कंप्लीट हो गया है और पार्ट 3 के प्रकृति एवं मनुष्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है इसे के लेखक काका साहब कालेलकर जी। प्रस्तुत अध्याय में ये जो प्रकृति एवं मनुष्य अध्याय है, इस अध्याय में पूरे अध्याय में काका साहब कालेलकर ने प्रकृति की सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया है। उसके बाद मनुष्य की रूढ़िवादी जो परंपरा है, उस परंपराओं की निंदा उन्होंने किया है और मनुष्य को प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। प्रकृति के प्रति जो छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं, उसी को उसके प्रति प्रेम करने के बारे में वो दिए हैं, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको कहा गया है कि मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता है। जब भी रहेगा तो समाज में ही रहेगा और वो इसलिए उसको सामाजिक प्राणी कहा गया है, यानी जीव कहा गया है। वह जैसे ही धरातल पर यानी धरती पर जन्म लेता है, अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से है ना घिरा हुआ, यानी घेरा आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? ये विशेष प्रकार का घेरा क्या है? ठीक है। अब जो है ये विशेष प्रकार का घेरा क्या है? यह वातावरण है। वातावरण जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए कि पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं, अगर ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा, बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनके दर्शन तथा सानिध्य के लिए हम क्यों तरसते हैं? प्रकृति की इन समस्त वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है ना? ये विचार शायद ही किसी के मन में उठते हो कि हमको इस पेड़ पौधे से, बादल से, कोहरा से, है ना, बर्फ के शिखर से हमको क्या लेना देना है? इसके बारे में, है ना, प्रकृति के द्वारा ये बनाया हुआ जितने वस्तु को है, इसको निहारने से हमें क्या मिलता है? ये विचार, ये प्रश्न जो है शायद ही किसी के मन में उठता होगा। यहाँ तक कि मेरे मन में भी कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया, लेकिन कई प्रबुद्ध एवं व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे अनेक प्रश्न किए तथा मेरी आलोचना भी की है। काका साहब जैसे कई व्यवहार कुशल गंभीर पुरुष, है ना, विचारक यानी विचार करने वाले और नेता अफ्रीका के जंगलों में जान जोखिम में डाली, यानी खतरा, है ना, में डाली होगी। जिंदगी की कीमती क्षण इस तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन को व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने कहा और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि वास्तव में पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तरह ही मैं एक प्राणी हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैंने पशु पक्षियों की तरह। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया से आ गया हूँ, भूल से हम बड़े लोगों के दुनिया में आ गया हूँ, सियाने लोगों की दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए एवं प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ परिस्थितियों के लिए तरासता हूँ। और जब यह तूफान असहनीय दुख
हो जाता है तब मैं वहाँ से आता हूँ। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है। ये मानव जो है प्रकृति का ही संतान है, लेकिन शहरी जीवन में कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, प्रकृति से अलग हो गए हैं। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा नहीं जाता, है ना। शहरों में कृत्रिम बगीचे बनाकर तथा उसमें 2-4 पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हम अपने प्रकृति के साथ मेल मिलाप कर लिया है। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे किसी ब्राह्मण को 1.25 रुपये दान देकर गोदान का समाधान कर लेना के बराबर है। ठीक, किसी ब्राह्मण को जैसे हम लोग 1.25 रुपया दान में दे देते हैं, कहते हैं कि हो गया, हमारा गोदान हो गया। लेकिन वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं, छोटे बच्चे जैसे प्रतीत होते हैं, तब भी हम यह कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संबंध साध लिया है, उनसे नाता जोड़ लिया है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब मैं एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूपों तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान का सुदूर विस्तार तथा उसमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाएं देखता हूँ, तो मेरे मन में सासा यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार यानी बहुत बड़ा संसार का निवासी हूँ और मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतार्थता की भावना जन्म लेती है अंदर, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए होती है। ठीक है, किसी पहाड़ की चोटी पर अपरिचित की भड़क मिटने के बाद पेड़ एवं उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए, है ना, एक क्षण के लिए, यानी गाथाएं का मतलब होता है कहानियां, यानी कहानियां प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आंखों में उन्हें आत्मीयत नहीं अपितु आत्मीयता दिखाई पड़ती है। जब कहता है कि एक क्षण के लिए जब पशु पक्षी क्या मुझे दुश्मन के रूप में देखने, लेकिन ये मेरी आंख जो है, मेरी आंख में उन्हें आत्मीयत नहीं बल्कि आत्मीयता दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है ना। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं। हैवानियत कहते हैं ना कि फला जो है वो जो है बहुत हैवान आदमी है, खराब आदमी है, तो उसका जब हम तिरस्कार कर देते हैं, तिरस्कार के साथ जब प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आत्मीयता शब्द इस्तेमाल करते होंगे तथा वे अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए पक्षी या कुत्तों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी तो पक्षी ही, लेकिन आत्मीयता का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक जमाना था जब देहात और जंगल में पशुओं के साथ मैं अपनी आत्मीयता ज्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करता था। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले नाटे कद के मनुष्य यानी छोटे कद के मनुष्य और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं मेरी नज़र के सामने से गुजरती है, लेकिन यह सब केवल उनको देखने तक ही होता है। बाकी समय तो पेड़ पत्तों और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जगती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और शस्त्र धारा देखने गया था। कौन? लेखक, है ना। तो वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी बुलाए नहीं भूलते। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की सहायता से उनके जन्म कथा के साथ मैं भी आनंदित होता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मंसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर राज करने वाले बादल ही
मेरे समकक्षी हैं, मेरे नज़दीकी हैं। कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते देख मुझे भी लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच में घूमते हैं, व्योम विहार जरूर करूं, है ना। चीरहीन शिखरों में और इन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूँ, बेचैन हूँ। ये बादल दसों दिशाओं में दौड़ते हुए अपना आकार, स्वरूप और गठन भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते हैं, कभी पिघल जाते हैं, एक पल में सफ़ेद लेकिन अगले ही क्षण श्याम और पल भर में वर्ण विहीन। ये बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इंसान को समय समय के हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए मनुष्य में, उससे घबराना, अकुलाना नहीं चाहिए। परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते बादल बारिश बन गया और उन्होंने हमें भिगो दिया, यानी बारिश होने लगी। काका साहब कालेलकर जी जो हैं इसको लिखे हैं, है ना। और जो कि काका साहब कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र में, है ना, के सतारा नगर में हुआ था। काका साहब कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था, है ना। चलिए अब जो है इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, नोट कर दिया है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, और नोट करके और इसको याद कर लेंगे। फेयर कॉपी में जरूर नोट करेंगे पाठ 3, ठीक है। फिर अब इसका प्रश्न उत्तर जो है अगले घंटी में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।